नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु तोमर राजपूत है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी आपको रोमांच, रहस्य और अलौकिक दुनिया में डुबो देगी। यह एक रोमांचक ऐतिहासिक भूतिया कहानी है जो आपको समय की यात्रा पर ले जाएगी और बांधे रखेगी। कहानी शुरू होती है। गुरुग्राम की भूतिया कंपनी गुरुग्राम के सेक्टर 69 में एक पुरानी इमारत थी जिसे लोग विजन कॉर्प के नाम से जानते थे। ये एक आईटी कंपनी थी, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग अक्सर अजीब घटनाओं की शिकायत करते। कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते, ऐसी बिना किसी वजह के तेजी से चलता, और कभी-कभी रात में किसी के हंसने की आवाज आती। रवि, जो एक नया कर्मचारी था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था, लेकिन पहली रात की शिफ्ट में ही उसे अजीब अनुभव होने लगे। जब वह अकेला था तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है। मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी जो धीरे धीरे साफ होने लगी। ये एक जली हुई महिला का चेहरा था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि घबराकर पीछे हटा और उसकी कुर्सी खुद ब खुद घूमने लगी। तभी एक फुसफुसाती आवाज आई, यहां से चले जाओ वरना तुम भी मर जाओगे। रवि ने अगले दिन ऑफिस के पुराने चौकीदार श्यामलाल से इस बारे में पूछा। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी देख लिया? उसने बताया कि यह कंपनी पहले एक फैक्ट्री थी जहां 10 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। फैक्ट्री के मालिक ने कुछ मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक केमिकल्स के साथ काम करने को मजबूर किया था। एक दिन वहां आग लग गई और कई मजदूर अंदर ही जलकर मर गए। उन मृतकों में एक महिला रश्मि भी थी जो बार बार कंपनी के मालिक से सुरक्षा की मांग कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और आखिरकार वह आग में जलकर मर गई। रश्मि की आत्मा आज भी इस बिल्डिंग में भटकती है, श्यामलाल ने धीमी आवाज में कहा। वह बदला चाहती है। रवि को अब समझ आ गया था कि ऑफिस में हर रात क्यों अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रवि ने रात को ऑफिस में कैमरे लगाकर सबूत इकट्ठा करने की सोची। जैसे ही घड़ी रात के 2 बजे पहुंची, कैमरों ने अजीब हलचल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। टेबल अपने आप हिलने लगे और कंप्यूटर स्क्रीन पर खून से लिखा दिखा, बच नहीं पाओगे। अचानक बिजली गुल हो गई और पूरे ऑफिस में अंधेरा छा गया। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी उसके सामने एक जली हुई आकृति प्रकट हुई। वह रश्मि थी। उसकी जलती हुई आंखें सीधी रवि को घूर रही थीं। तुम भी उन्हीं में से हो? रश्मि की आत्मा गुर्राई। रवि ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रश्मि कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दो। रवि ने इंटरनेट पर खोजबीन की तो पता चला कि फैक्ट्री के मालिक का नाम विजय मल्होत्रा था, जो अब भी बिजनेस कर रहा था। रवि ने एक पत्रकार से मिलकर इस हादसे की पूरी कहानी उजागर कर दी। कुछ ही दिनों में पुलिस ने विजय मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। जिस रात उसकी गिरफ्तारी हुई, ऑफिस में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। जैसे ही रवि ने सीसीटीवी देखा, उसमें रश्मि की आत्मा एक हल्की रोशनी में बदलकर गायब हो गई। रवि और आदित्य को अब यकीन हो चुका था कि विजन कॉर्प में जो हो रहा था वह सिर्फ एक आत्मा का नहीं, बल्कि कई भटकती आत्माओं का आतंक था। जिस आग में रश्मि मरी थी, उसी में और भी कई मजदूर जिंदा जल गए थे, लेकिन उनकी आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली थी। रात के 2:30 पर ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई अदृश्य आग अब भी जल रही हो। आदित्य कांपती आवाज में बोला, भाई, ये जगह सही नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर अब भाग गए तो ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी, हमें सच जानना होगा। रवि को याद आया कि श्यामलाल ने एक बार कहा था कि इस बिल्डिंग का एक पुराना बेसमेंट भी था जिसे आग लगने के बाद बंद कर दिया गया था। उसने तय किया कि वह उसी बेसमेंट में जाकर कुछ सुराग ढूंढेगा। दोनों ने टॉर्च ली और बेसमेंट की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने जंग लगे लोहे के दरवाजे को खोला, एक ठंडी लहर दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में कुछ जला हुआ सा बदबू आ रही थी। आदित्य ने कांपते हुए पूछा,
तू पक्का है कि हमें अंदर जाना चाहिए? रवि ने सिर हिलाया और दोनों नीचे उतर गए। बेसमेंट में हर चीज टूटी फूटी थी। जले हुए लकड़ी के टुकड़े, पुराने फाइलें और एक जंग लगे लोहे का दरवाजा। जैसे ही रवि ने उसे छूने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। अंदर का दृश्य देख दोनों के होश उड़ गए। दीवारों पर हाथों के जलते हुए निशान थे, फर्श पर राख बिखरी हुई थी और कोने में एक जली हुई कुर्सी पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य, हमें भुला दिया गया मगर हम अब भी यहीं हैं। तभी अचानक पीछे से एक चीख गूंजी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक जली हुई परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी दर्दनाक चीख पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई, हम वे हैं जिन्हें जिंदा जला दिया गया, हमें इंसाफ चाहिए। अचानक बेसमेंट की दीवारें हिलने लगी, धूल और राख हवा में उड़ने लगी, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कई जली हुई आकृतियां अब उनके चारों ओर घूमने लगी। आदित्य ने डर से चिल्लाया, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। एक आत्मा गुर्राई, क्या तुम आग में जल सकते हो? क्या तुम हमारी चीखें सुन सकते हो? इंसाफ सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगा। रवि ने जल्दी से कहा, तुम्हारी मौत के जिम्मेदार लोग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, हम उन्हें सजा दिलाएंगे। आत्माएं रुक गईं। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक आत्मा आगे आई। उसका चेहरा पिघले हुए मोम की तरह विकृत था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हारी आत्मा भी इस आग में जल जाएगी। रवि और आदित्य किसी तरह भागकर ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। अब यह साफ था कि सिर्फ रश्मि नहीं बल्कि और भी कई निर्दोष लोग इस बिल्डिंग में मारे गए थे। रवि ने अगले दिन फिर से खोजबीन की और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। विजय मल्होत्रा, जो फैक्ट्री का मालिक था, उसे तो जेल हो गई थी, लेकिन उसके बाकी साथी अब भी राजनीति और बिजनेस में थे। वे अब भी आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। रवि ने तय कर लिया कि वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके लिए उसे किस हद तक जाना पड़ेगा। रवि और आदित्य अब जानते थे कि यह सिर्फ एक भूतिया इमारत नहीं थी, बल्कि अधूरी कहानियों और अधजली लाशों की कब्रगाह थी। उन बेबस मजदूरों की आत्माएं जिन्हें जिंदा जलाकर मार दिया गया था, अब भी इंसाफ के लिए भटक रही थी। लेकिन सवाल यह था, क्या वे आत्माएं केवल इंसाफ चाहती थीं, या फिर वे अब केवल मौत और खून की प्यासी बन चुकी थी? रवि ने तुरंत ही एक पत्रकार अनिकेत से संपर्क किया। उसने उसे फैक्ट्री में हुई त्रासदी, जले हुए मजदूरों की आत्माएं और उस खौफनाक बेसमेंट के बारे में बताया। अनिकेत को यह कहानी सनसनीखेज लगी और उसने इसे सार्वजनिक करने की ठानी। लेकिन इससे पहले कि यह खबर बाहर जाती, एक अजीब घटना घटी। रवि को रात में किसी ने फोन किया। फोन पर एक अजीब फुसफुसाती हुई आवाज आई, अगर तुमने यह खबर चलाई तो तुम भी राख बन जाओगे। रवि के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से नंबर ट्रेस करवाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि यह नंबर मौजूद ही नहीं था। अगली रात रवि और आदित्य ने अनिकेत को विजन कॉर्प के ऑफिस बुलाया ताकि वह खुद यहाँ की भूतिया घटनाओं का अनुभव कर सके। घड़ी में रात के 2 बजे थे। पूरा ऑफिस शांत था, लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने पूरे माहौल को जकड़ रखा हो। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उन पर लाल रंग से लिखा उभर आया, तुमने हमारा सच जान लिया, अब तुम बच नहीं सकते। अनिकेत घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो सकता है? तभी एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे ऑफिस में गूंज उठी। कुर्सियां हवा में उड़ने लगी, टेबलें जोर से दीवारों से टकराने लगी और पंखे इतनी तेजी से घूमने लगे कि उनकी आवाज किसी खौफनाक गर्जना जैसी लग रही थी। रवि, आदित्य और अनिकेत भागकर बेसमेंट की ओर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसमेंट की दीवारों से धुआं निकल रहा था, जैसे वहां अब भी कोई अदृश्य आग जल रही हो।
जमीन पर राख और जले हुए हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी जमीन पर एक जलता हुआ इंसानी चेहरा जो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। हमारा बदला अधूरा है, अब तुम हमारे साथ जलोगे। वह चेहरा अचानक राख में बदल गया और पूरे बेसमेंट में एक तेज झटका महसूस हुआ। रवि, आदित्य और अनिकेत वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी धुएं के बीच से कई जली हुई आकृतियां उभरने लगी। उनके शरीर से आग की लपटें उठ रही थीं और उनकी खाली जली हुई आंखों से अंधेरा टपक रहा था। आदित्य घबराकर चिल्लाया, हमें जाने दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आत्माएं गुर्राने लगी। मदद? कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था जब हमें जलाया गया। अब तुम भी इसी आग में जलोगे। रवि ने जल्दी से जेब से एक नारियल और गंगा जल निकाला जो उसने एक तांत्रिक से लिया था। उसने गंगा जल को चारों ओर छिड़का और मंत्र पढ़ने लगा। यूएम क्रीम कालिकाय नमः। आत्माएं दर्द से चीखने लगी। पूरे ऑफिस में कंपन होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत बुरी तरह तड़प रही हो। दीवारों से खून रिसने लगा और आत्माओं की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा और बेसमेंट की राख ठंडी पड़ने लगी। अगली सुबह विजन कॉर्प को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अनिकेत ने इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। पुलिस ने जांच शुरू की और बाकी दोषियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रवि और आदित्य ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रवि को अपने घर में एक अजीब अनुभव हुआ। रात के 3 बजे जब वह सो रहा था, उसे अपने कमरे में हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली और देखा कि उसकी अलमारी का शीशा अपने आप हिल रहा था। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, शीशे में धुंधली परछाई उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं जलती हुई आत्माओं में से एक थी। आत्मा की कटी फटी आवाज आई, तुमने हमें इंसाफ दिलाया, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? फिर एक ठंडी हवा कमरे में भर गई और शीशे पर धीरे धीरे कुछ उभरने लगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कमरे का शीशा अब भी हिल रहा था और उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, हम अब भी यहीं हैं। क्या सच में सब खत्म हो चुका था, या फिर आत्माएं अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थीं? आखिरी रात का आतंक। रवि ने झटके से शीशे की ओर देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसका भ्रम था, लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से राख का एक गुब्बार निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। रवि सांस लेने के लिए खिड़की की तरफ भागा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे जम गई थी। तभी अचानक उसके कानों में एक अजनबी मगर जानी पहचानी आवाज गूंजी, हमें इंसाफ तो मिला। लेकिन मुक्ति नहीं, वह आवाज रश्मि की थी। आत्माओं का आखिरी संदेश। रवि कांपते हुए बोला, तुम और बाकी आत्माएं अब भी यहां क्यों हो? दोषी पकड़े जा चुके हैं, तुम्हें न्याय मिल चुका है। एक अजीब सी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अब तक बत्ती गुल हो चुकी थी। हल्की चांदनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और उसमें रवि को कई परछाइयां दिखने लगी, सभी जली हुई, सभी विकृत, और सभी उसकी ओर बढ़ती हुई। रश्मि की आत्मा आगे आई। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा रवि ने पहले देखा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, मगर साथ ही एक सच्चाई भी। उसने कहा, सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी से मुक्ति नहीं मिलती, यह जगह श्रापित हो चुकी है। जब तक इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। रवि को अब समझ आया कि विजन कॉर्प को बंद कर देने से कुछ नहीं होगा। यह पूरी इमारत एक श्मशान बन चुकी थी, जहां जलकर मरे लोगों की आत्माएं बंधी हुई थीं। रवि ने तुरंत आदित्य और अनिकेत को बुलाया। वे एक तांत्रिक बाबा के पास गए, जिसने बताया कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, पूरी इमारत को ध्वस्त करके वहां एक शुद्धिकरण यज्ञ करना होगा। हालांकि यह आसान नहीं था, लेकिन कुछ कानूनी कार्यवाही के बाद सरकार ने उस जर्जर और श्रापित इमारत को गिराने का आदेश दे दिया। जिस दिन बुलडोजर इमारत को गिरा रहे थे, रवि और आदित्य वहीं खड़े थे। जैसे जैसे मलबा गिरता गया, एक अजीब सी हवा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोगों को महसूस हुआ कि जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल रही हो। आखिरी दीवार गिरते ही एक सफेद धुएं का बादल उठा
और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। रवि ने देखा, खाली जगह के बीचों बीच कुछ देर के लिए एक परछाई उभरी और फिर मुस्कुराकर गायब हो गई। रश्मि और बाकी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। क्या सच में सब खत्म हो गया? कुछ महीनों बाद उस जगह पर एक स्मारक बना दिया गया, जहां उन निर्दोष मजदूरों की याद में एक जलती हुई ज्योत हमेशा के लिए स्थापित की गई। रवि, आदित्य और अनिकेत को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात जब रवि अपने कमरे में सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और फिर शीशे में एक आखिरी संदेश उभरा, ध्यान रखना, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव,